Hello guys, welcome to this channel. In this session, we are going to do 25 PYQs of the modern history which are asked in the previous SSC examination which are conducted from 2010 onwards to 2023. And this is the third part. So let us start with the first question. Question is, which of the following events is not considered for the time being of Viceroy Lord Lytton? जब लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो कौन सा इवेंट था जो उनके टाइम पीरियड के टाइम पर नहीं हुआ था, उनके कार्यकाल के दौरान जो है नहीं हुआ था? सो ए ऑप्शन इज अफगान वॉर, बी इज बर्मा वॉर, सी ऑप्शन इज आर्म्स एक्ट, डी ऑप्शन इज प्रेस एक्ट. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बर्मा वॉर आएगा. सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बर्मा वॉर. जो एंग्लो बर्मीज वॉर थे वो टोटल 3 वॉर थे. उनका टाइम पीरियड आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में मैंने मेंशन किया हुआ है. सो जो फर्स्ट वॉर हुआ था, दैट इज फर्स्ट बर्मीज वॉर या एंग्लो बर्मीज वॉर, वो हुआ था जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड अमहर्स्ट. और सेकंड बर्मीज वॉर हुआ था ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड डलहौजी. और जो थर्ड और लास्ट एंग्लो बर्मीज वॉर था वो हुआ था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड डफरिन, जब लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर जो है कोई भी जो है बर्मीज वॉर नहीं हुआ था. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज बर्मा वॉर. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, द इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 एक्ट वाज बेस्ड ऑन व्हिच प्लान? ए ऑप्शन इज नॉर्थबुर्ग प्लान, बी ऑप्शन इज डफरिन प्लान, सी ऑप्शन इज रिपन प्लान, एंड डी ऑप्शन इज ग्लैडस्टोन प्लान. So the right answer is option B, that is Dufferin Plan. It means लॉर्ड डफरिन के प्लान पर जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो है बेस था. बाकी इसके बारे में आपको फर्दर डिटेल जाननी है तो आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को रीड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्टेज स्टैम्प्स वर रिलीज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइम? ए ऑप्शन इज लॉर्ड रिपन, बी इज लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, एंड डी ऑप्शन इज लॉर्ड केनिंग. So the right answer is option C, that is Lord Dalhousie. Postage stamps were released in the reign of Lord Dalhousie. Important one है, सो काफी अच्छे से याद रखिएगा. और इन पोस्टेज स्टैम्प जिसका नाम था सिंडेड एक्ट, उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इन 1852, राइट, जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी. एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर बार्डल फ्रेरे, जो कि थे द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध. और ये स्टैम्प कैसी थी? राउंड इन शेप. Next question is, the Government of India Act 1919 came into effect on 23rd December. In this act, the reforms recommended in the blank report was included. कौन से रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उनको इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में? ओके, और ये एक्ट कब इफेक्ट में आया था? तो 23rd December 1919 को. ओके, तो ए ऑप्शन इज कर्जन, बी इज मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड, सी ऑप्शन इज नेशनल प्रोग्राम रिपोर्ट, and D is Morley Minto report. So right answer is option B, that is Montague-Chelmsford report. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो, that is the Government of India Act 1919 embodied the reforms recommended in the reports of the Secretary of State for India, जिनका नाम था एडविन मॉन्टेग, and the Viceroy Lord Chelmsford. वॉइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड. और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? तो मॉन्टेग. तो इसलिए इस रिपोर्ट का नाम था मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट. ओके, जिसको शामिल किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में. एंड इट वाज पास टू एक्सपेंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्लैंक वाज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर द ब्रिटिश इंडिया. A option is Fraser Commission, B option Hunter Commission, C option is Sargent Commission, and D option is Simon Commission. So जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज साइमन कमीशन. साइमन कमीशन में यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया, दैट इज 7 मेंबर्स थे. वो सारे मेंबर्स कहाँ से थे? फ्रॉम द यूके, जिनको किया गया था, यहाँ पर भेजा गया था या इस कमीशन को बनाया गया था फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया. ओके, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, इसको इंडिया में कब भेजा गया था या इस कमीशन को कब बनाया गया था? सो 1928 में. इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मेक रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट. ओके, इस कमीशन का ओरिजिनली नेम क्या था? तो नेम वो स्टैट्यूटरी कमीशन. इनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, जिनके ही नाम पर जो है इस कमीशन को नाम दिया गया साइमन कमीशन. ओके, और इसमें सारे ही, जैसे मैंने बताया, 7 एमपीज थे जो सारे ही कहाँ से थे? ब्रिटेन से. सो इसलिए इसमें कोई भी इंडियंस ना होने की
कारण जो है इसको यहाँ पर अपोज किया जाता है इंडिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कर्जन रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल क्लाइमैक्स ऑफ ब्लैंक सिटी। A option is Jaipur, B is Kolkata, C option Mumbai and D option is Delhi. So the right answer is option B, कोलकाता। इजी क्वेश्चन था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर था, कहाँ पर है, सॉरी था है, वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ओके, और इसको बनाया कब गया था, 1906 से के बीच में 1921 को कंप्लीट हो गया था एंड इट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। Next question is, as a reaction to the Rowlatt Act, blank was organized as a National Humiliation Day. A option is 14th June 1921, B option is 6th April 1919, C option is 2nd February 1913 and D option is 8th May 1920. So the right answer is option B, that is 6th April 1919. जो रॉलेट एक्ट था उससे जो है लोग नाखुश थे, इंडियंस नाखुश थे, तो इसीलिए जो है नेशनल ह्यूमिलिएशन डे को सेलिब्रेट किया गया था। कब किया गया था, 6 अप्रैल 1919 को। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये रॉलेट एक्ट था 1919, इसको अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 भी कहा जाता है। इसको कब पास किया गया था, सो 10 मार्च 1919 को। इसका मेन पर्पस क्या था, और इसको जो है इंडियन ने, या मेन अगर कहें महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी 6 अप्रैल से इसके अगेंस्ट एक स्ट्राइक शुरू की थी। सो 6 अप्रैल 1919 को ऑब्जर्व किया गया था एज अ नेशनल ह्यूमिलिएशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। नाउ ट्राई टू गिव द राइट आंसर। हमने प्रीवियस इसको कर लिया है, तो वहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट डिफरेंट थी, बट अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। So your A option is Indian Independence Act 1947, B is Government of India Act 1919, C option is East India Act 1784 and D is Charter Act 1813. So Montague-Chelmsford reform is also known as Government of India Act 1919. वहां पर हमने देखा था, उस क्वेश्चन में हमने इस तरह से किया था दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किसकी रिपोर्ट को शामिल किया गया था इस एक्ट में। सो वहां पर था मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को, राइट। Next question is, which of the following education commission opined that European education would help in moral upliftment of Indians? A option is Lithgow Commission, B is Ramsay MacDonald Award, and C is Wood's Dispatch, and D is Irwin Report. Right answer is option C, that is Wood's Dispatch. यहाँ पर आप देख सकते हो that is in 1854 Charles Wood prepared a dispatch on an educational system for India, and this document is also considered as the Magna Carta of English education in India. Okay, so Wood's Dispatch report को या document को और क्या कहा जाता है, so Magna Carta of English education in India. Next question is, in which of the following province of British India Rotwari system was introduced for the collection of taxes? जो Rotwari system था for the collection of taxes, उसको जो है कहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? A option is North India, B is South India, C option Western India and D is Eastern India. So the right answer of this question is option B, that is South India. So Rotwari system के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हो, that is Rotwari system was introduced by Thomas Munro in 1820. काफी अच्छे से याद रखिएगा, ईयर और नेम दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इन मेजर एरिया ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम एंड कुर्ग प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रोटवारी सिस्टम में जो ऑनरशिप रहती थी वो डायरेक्टली रहती थी पेजेंट्स एंड फार्मर्स के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी वो डायरेक्टली जो है टैक्स वसूल करती थी उन फार्मर्स से। और रोटवारी सिस्टम के अंदर आप देख सकते हो टैक्स जो है ड्राई लैंड के ऊपर 50% रहता था, और जो इरिगेटेड लैंड थी उस पर जो टैक्सेस रहता था वो 60% रहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज गिवन बाय। ए ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन इज लॉर्ड बेंटिक, C option Lord Dalhousie, and D is Lord Canning. Very easy. So doctrine of lapse was given by Lord Dalhousie, right? So यहाँ पर आप कुछ जो है प्रोविंसेस दिए हुए हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उनका अनेक्सेशन जो है या उनका जो है ब्रिटिश ने कब कंट्रोल लिया था अपने अंडर उन स्टेट्स को। सतारा को 1848 में, जयपुर को 1849 में, संबलपुर 1849 एंड उदयपुर को 1852 में, एंड झांसी को जो है 1853 में, एंड नागपुर को जो है अनेक्स किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स इन 1854 में, राइट। Next question is, which Governor General of India in 1772 introduced two courts in each district, a criminal court
जिसको कि फौजदारी अदालत भी कहा जाता है, एंड अ सिविल कोर्ट जिसको कहा जाता था दीवानी अदालत, राइट। ए ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, बी इज वेरेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन इज रिचर्ड वेलेस्ली एंड डी इज रॉबर्ट क्लाइव। So the right answer is option B, that is Warren Hastings. Warren Hastings जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे तो उन्होंने जो है 1772 में जो है 2 कोर्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। वो 2 कोर्ट कौन से थे? क्रिमिनल कोर्ट जिसको कि फौजदारी अदालत भी कहा जाता था, और सिविल कोर्ट फॉर द सिविल केसेस जिसको कि दीवानी अदालत कहा जाता था। तो यहाँ पर आप कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर जाननी है तो यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज कि जिस तरह दीवानी अदालत को कौन प्रिसाइड करता था, फौजदारी अदालत को कौन प्रिसाइड करता था, राइट। So next question is, which of the following governor generals introduced a code which provided for the separation of revenue administration from judicial administration? A option is Lord Wellesley, B is Lord Cornwallis, C option is William Bentinck and D is Warren Hastings. So the right answer is option B, that is Lord Cornwallis. Next question is, which British Viceroy of India was associated with the Ilbert Bill enacted in 1884? हिल्बर्ट बिल को कब इनेक्ट किया गया था? इन 1884 बाय विच गवर्नर या वॉइसराय ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज लॉर्ड रिपन, बी इज लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी ऑप्शन इज लॉर्ड डफरिन एंड डी इज लॉर्ड नेपियर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट वन है, सो याद रखिएगा। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देखिए। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 बाय वॉइसराय रिपन, who actually desired to abolish the racial prejudice from the Indian Penal Code. ओके, एंड यहाँ पर आप और इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हो, दैट इज इसका पर्पस क्या था। द अमेंडेड इल्बर्ट बिल वॉज पास्ड ऑन, इसको पास कब किया गया था? 25 जनवरी 1884 एज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884। ओके, नेक्स्ट इज, who was the then governor general of British India when सती प्रथा became illegal and punishable? कौन गवर्नर जनरल थे जब सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया था, या एक तरह से उसको इलीगल और पनिशेबल माना जाने लगा था? ए ऑप्शन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी इज लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड डी इज वेरेन हेस्टिंग। तो इजी वन, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस क्वेश्चन को जो है इस तरह से भी पूछा जाता है, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जो अदर पर्सन थे जिन्होंने सती प्रथा को जो है एंड किया था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से जो है सती प्रथा पर बैन लगाया गया था, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज द सती प्रथा एक्ट को पास कब किया गया था? सो December 4, 1829। ओके, इसको याद रखिएगा, बाय देन द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following Viceroy of India addressed the Bengal famine of 1843 by ordering the army to distribute relief supplies to the starving rural Bengalis? A option is Lord Mountbatten, B is Lord Wavell, C option is Lord Wellington and D is Lord Linlithgow. तो बंगाल फेमाइन कब हुआ था? सो वो था 1943 में आया था। तो उस टाइम के जो है गवर्नर जनरल कौन थे, इस बारे में आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड वेवेल। तो जो लॉर्ड वेवेल ने किसको सक्सीड किया था? इससे पहले थे लॉर्ड लिलिंथगो, तो इसके बाद किया था सक्सीड लॉर्ड वेवेल ने। तो जो जिन्होंने रिलीफ पहुंचाया था बंगाल फेमाइन के टाइम में, सो वो थे लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया वाज? ए ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, बी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, C option is Government of India Act 1947, D option is Government of India Act 1858। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है दोनों पार्ट्स को देखा होगा वो इजीली इसका आंसर कर पा रहे होंगे। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1852। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके जो है कहाँ पर ट्रांसफर हो गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद द ब्रिटिशर? A option is Mir Jafar, B is Sirajuddaulah, C option is Mir Qasim, and D is Alivardi Khan. So the right answer is option B, that is Sirajuddaulah. जो Treaty of Alinagar थी, it is signed between the Robert Clive and the Sirajuddaulah, जो नवाब ऑफ बंगाल थे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, आप डेट याद रख सकते हो, दैट इज 9 फरवरी 1757 को। Now the next question is, which of the following viceroy appointed the Hunter Commission in 1882? A option is Lord Minto, B is Lord Lytton,
सी ऑप्शन इज लॉर्ड रिपन एंड डी इज लॉर्ड मायो. सो हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ था 1882 में बाय विच वाइसराय. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड रिपन. तो यहाँ पर आप कुछ अदर पॉइंट्स देख सकते हो. दैट इज 1882 लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड द हंटर कमीशन विलियम विल्सन हंटर, जो कि थे मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय, इसलिए अपॉइंट किया गया था टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. और इस हंटर कमीशन को और किस कमीशन के नाम से जाना जाता है? सो एजुकेशन कमीशन. जैसे कि इसका पर्पज ही क्या था? टू रिव्यू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. और इसको अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा इन द ईयर 1882. ओके. Next question is the Vernacular Press Act of 1872 was replaced during the tenure of Viceroy. A option is Lord Ripon, B is Lord Dufferin, C option is Lord Lansdowne, and D is Lord Northbrook. So right answer is option A, that is Lord Ripon. आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनेक्ट कब किया गया था? इन 1872 टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, दैट इज नॉन इंग्लिश प्रेस. और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सो उन गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड लिटन, राइट. और इट इज रिपील्ड और रिप्लेस्ड इन 1881 बाय द वाइसराय लॉर्ड रिपन. सो आपको दोनों का नाम याद रखना है. दैट इज लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन. ओके. इंट्रोड्यूस किया गया था 1878 में और इसको रिप्लेस किया गया था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक पब्लिश द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया नेम द बंगाल गैजेट इन 1780. बंगाल गैजेट को कब जो है पब्लिश होना शुरू हुआ था? तो 1780 में. ए ऑप्शन इज रविंद्रनाथ टैगोर, बी इज जॉन वुडबर्न, सी ऑप्शन इज चित्तरंजन दास, and D is James Augustus Hickey. So right answer is option D, that is James Augustus Hickey, that is J.A. Hickey. Published the first newspaper in India जिसका नाम था The Bengal Gazette in 1780. Next question is in 1815 who among the following appointed as the first Surveyor General of India? A option is Max Muller, B option is Henry Walpole, C option is Colin Mackenzie, and D is John Marshall. Right answer is option C, that is Colin Mackenzie. Next question is in which of the year was the first Factory Act passed during the colonial rule in India? A option is 1859, B is 1877, C option is 1881, and D is 1873. So the right answer is option C, that is 1881. यहाँ पर आप कुछ एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट जान सकते हो. दैट इज द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज अडॉप्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड रिपन. अ फैक्ट्री कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1885 और इस एक्ट का एम क्या था? टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ लेबर. एंड दिस एक्ट, दैट इज द फैक्ट्री एक्ट 1881, ऑल्सो प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 7 इन द फैक्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following devised the royalty system during the British rule in India? A option is Lord Dalhousie, B is Lord Minto, C option is Baron Hastings, and D is Captain Alexander Reed. So the right answer is option D, that is Captain Alexander Reed. और royalty system के बारे में हम previously जान चुके हैं. Next question is in the context of colonial India, the Hartog Committee report is related to which of the following fields? A option is health, B is education, C option irrigation, and D is urbanization. So this Hartog committee report is related to the education field. तो बाकी आप एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर जान सकते हो. दैट इस कमेटी को कब अपॉइंट किया गया था? सो ऑन 31 मई 1928 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर फिलिप हार्टोग. इसलिए इसको नाम दिया गया था हार्टोग कमेटी. एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था 1929 में. एंड दिस कमेटी डिवोटेड फार मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन than secondary and university education. So that's it guys. I hope that you love the content. Please like the video, share with your friends. We will meet soon in the next session. Till then, bye bye and take care.